मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, 1947 में दुनिया का एक बहुत बड़ा इलाका, जो कि इतना बड़ा था कि इसको छोटा सा कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। अंग्रेज़ इसको सब कॉन्टिनेंट कहते थे। ये इलाका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, रिलीजन के बुनियाद पे डिवाइड हुआ। इसका एक जो हिस्सा था वो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका बन के पाकिस्तान कहलाया जाने लगा, तो दूसरा इलाका हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से इंडिया या भारत कहलाया जाने लगा। और ये डिवीज़न मज़हब की बुनियाद पे हुई। अब जनाब हुआ ये कि ये जो मुसलमान हिस्सा था ना इंडिया का, ये मज़ीद दो हिस्सों में बढ़ गया। मुसलमान जो इसका इलाका था वो मज़ीद दो हिस्सों में बढ़ गया। एक जो ग्रुप था मुसलमानों का, वो इंडिया से अलग होकर मुस्लिम आइडेंटिटी की बुनियाद पर मुल्क बनाने का हामी था कि इंडिया को दो हिस्से होना चाहिए और मुसलमानों के हिस्से अलग होने चाहिए। तो दूसरा जो हिस्सा था मुसलमानों का, वो सेक्युलर कांग्रेस लीडरशिप की नज़रियात का हामी था कि इंडिया के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए, इंडिया एक ही रहना चाहिए। दूसरे ये मुसलमान थे। एज अ रिज़ल्ट जो मुसलमान इंडिया के बंटवारे के ख़िलाफ़ थे वो इंडिया में ही रह गए, और जो मुसलमान इंडिया की डिवीज़न के हामी थे उन्होंने जिन्ना की लीडरशिप में अलग मुल्क बना डाला। ये तारीख़ सब जानते हैं। अलबत्ता जिन्ना की सोच ये थी कि पाकिस्तान को और बड़ा होना चाहिए एरिया के हिसाब से। उसके अंदर आज के इंडिया के और भी कई इलाके थे जिन्हें जिन्ना साहब लेना चाहता था, लेकिन अपने ही मुसलमानों की मुखालफत की वजह से वो इंडिया के इलाके पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सके, जिन्ना साहब नहीं ले सके। मिसाल के तौर पर इंडिया का एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है लक्षद्वीप का इलाका, जिसके लिए हमने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि ये वो इलाका है जहाँ पर अमेरिका की नज़रें हैं। अमेरिका लक्षद्वीप के इलाके में अपने मिलिट्री बेसिस बनाना चाहता है, और इसके लिए अमेरिका और इंडिया की डीप स्टेट्स के दरमियान राब्ते भी चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। अमेरिका को ये जगह पसंद आई हुई है, अमेरिका यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। लक्षद्वीप वो इलाका है जो कि कश्मीर के बाद इंडिया का सेकंड नंबर पर ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। पहले नंबर पर कश्मीर है, फिर लक्षद्वीप है। ये दो इंडिया के इलाके वाहिद ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में है आज के दौर में। लक्षद्वीप हमेशा मुस्लिम मेजॉरिटी रहा है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1947 के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने इमीडिएटली अपनी नेवी भेज दी थी लक्षद्वीप की तरफ। पाकिस्तानी नेवी के जहाज़ लक्षद्वीप पे आ गए थे और वहाँ पर उन्होंने क़याम भी किया था। लेकिन लक्षद्वीप के लोगों ने अपनी सरकारी इमारतों पर और अपने घरों पर इंडिया के झंडे लगा दिए थे कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम यहीं खुश हैं इंडिया के साथ। लक्षद्वीप वालों ने झंडे। इसके बाद उनको फल ये मिल रहा है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे कानून उन्होंने बना दिए हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में शराब अलाउड है, गाय का गोश्त नहीं खा सकते वहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में। और ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं कि बिना किसी सबब के आपको स्टेट उठा सकती है, आपको इंटरोगेशन आपकी कर सकती है, आपको जेल में डाल सकती है बिना किसी रीज़न के। ऐसे ही प्रिवेंटिव मेयर के तौर पर नाम दिया गया ऐसे ही कि किसी बड़े उसको रोकने के लिए आतंकवाद की एक्टिविटी को हम उठा सकते हैं किसी को भी। ये लक्षद्वीप के लिए कानून पास किया हुआ है उन्होंने। और इसके लिए आपने कुछ हफ्ते पहले भी आपने देखा होगा कि ये जो गुजराती चीफ मिनिस्टर, गुजराती गवर्नर लक्षद्वीप के लिए मोदी साहब ने लगाया था, तो इन्होंने वो जो कानून पास किए थे तो पूरा लक्षद्वीप सड़कों पे आ गया था। बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। वो कानून ऐसे एज इट इज़ मौजूद हैं, वो हटे नहीं है, वो मौजूद है अब जैसे जैसे तैसे मौजूद है। और इसी वजह से लक्षद्वीप के लोग जो हैं वो और ज़्यादा चिड़े हुए थे कि इनकी वजह से हमने पाकिस्तान जैसा मुल्क जो था, उनके नेवी के शिप्स खड़े हुए थे, हमने उनको लौटा दिया था और पाकिस्तान के नेवी के शिप्स वापस चले गए थे। जब वहाँ के लोकल्स ने कहा कि हम इंडिया के साथ ही रहेंगे, और जब उन्होंने झंडे देखे इंडिया के, तो वो बेचारे खामोशी के साथ जेंटलमैन की तरह वापस चले गए कि यार चलो ठीक है, पब्लिक नहीं रहना चाहती तो हम नहीं करेंगे फोर्स। वो चले गए थे वापस। तो ऐसे ऐसे इलाके भी थे वहाँ पर लोगों में ये एक शदीद एहसास महरूमी पैदा हो रही है कि उनके जो आबा अजदाद थे उन्होंने गलती की इंडिया के साथ रहकर। ऐसे ऐसे इलाके भी इंडिया के मौजूद है, ऐसे कई हैं। हमने तो सिर्फ ये बताया ना, हैदराबाद दक्कन का जो इलाका है वो भी इंडिया का जो इलाका है पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। इसी तरह से जो जूनागढ़ का इलाका था वो भी पाकिस्तान के क्लेम के अंडर आता है कि वो भी हमारे पास होना चाहिए। कई इलाके ऐसे हैं इंडिया के जो कि हकीकतन उसूलन पाकिस्तान के पास होने चाहिए थे। जिन्ना का नज़रिया ये था कि आज जो लोग मुसलमानों के लिए अलग मुल्क के मुखालिफ हैं, इनकी आने वाली जनरेशन्स जो होंगी इंडिया में, ये सेकंड क्लास सिटीज़न बन के रह जाएंगी और उनकी सारी ज़िंदगी सिर्फ हिंदुओं को अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाने में गुजर जाएगी।
जिन्ना साहब कहते थे कि आज कांग्रेस इन मुसलमानों को जो कि पाकिस्तान बनने के मुखालिफ हैं, इनको अबुल कलाम आज़ाद जैसे कांग्रेसी लीडरों की शक्ल तो दिखा रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए शक्ल दिखा रहा है ताकि इनको ये यकीन दिलाया जा सके कि इनको इक्वल राइट्स मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस की असल सोच ये है कि ये मुसलमान हमारे साथ रहें ताकि इंडिया के कम से कम टुकड़े हों। इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है मुसलमानों की, जो कि कांग्रेस के साथ है। और जिन्ना साहब समझते थे कि ये मुसलमान आगे जाके पछताएंगे, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर ये है बकौल जिन्ना साहब के कि वहाँ आज नहीं तो कल इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमतें बनने लगेंगी और फिर वो पूरी ताकत के साथ इन मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेंगे, इनसे लड़ते रहेंगे। ये बात याद रहे कि उस वक्त भी आरएसएस बन चुकी थी और ऐसी कई जमातें मौजूद थी। इट्स जस्ट दैट जिन्ना वाज एनालाइजिंग द सिचुएशन करेक्टली एज कम्पेयर टू अदर लीडर्स ऑफ दैट टाइम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जिन्ना साहब शो बॉय कहते थे। उनका नाम उन्होंने रखा हुआ था शो बॉय, जैसे पोस्टर बॉय नहीं होता इस तरह से वो शो बॉय उनको कहते थे। और वो कहते थे कि ये कांग्रेस के शो बॉय हैं। इनका फ़ोटो दिखा दिखा के कांग्रेस मुसलमानों को यकीन दिलाता रहता है, उनको गुमराह करता रहता है कि मुसलमान इम्पोर्टेंट है इंडिया के अंदर और मुस्तकबिल के इंडिया में इनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। जिन्ना साहब ऐसा समझते थे और वो समझते थे कि ऐसा नहीं होगा, आगे चलकर ये सिचुएशन बदल जाएगी मुसलमानों के लिए। अब जनाब 74 ईयर्स के बाद जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, उन्हें देख के आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सही कौन निकला है और गलत किसके अंदाजे निकले हैं, कौन सी जमात गलत निकली है। बदकिस्मती है वैसे ये बड़ी। इंडिया में हर चीज़ पर हिंदुत्व का रंग चढ़ाने के बाद इंडियन एयरफोर्स और अब इंडियन आर्मी को भी बाज़ाब्ता हिंदू आर्मी बना दिया गया है। आपको एक लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं। एक बड़ी ही चौंका देने वाली वीडियो सामने आई है इंडियन आर्मी की, यानी वो इंडियन आर्मी जो कि सेक्युलर नज़रियात पर कायम होने वाली इंडियन आर्मी है और जिसकी बुनियाद में सेक्युलरिज्म था। अब इसको भी हिंदू भजनों पर परेड करवाई जा रही है। इंडियन आर्मी को भी हिंदुत्व के नज़रिए में रंगने की पूरी कोशिश हो चुकी है, पूरी अटैम्प्ट हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से मुख्तलिफ रहा है। वैसे भी पाकिस्तान की बुनियाद सेक्युलरिज्म पर नहीं रही, वो एक मजहबी रियासत है, बनी ही मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के नाम पे बनी है। इंडिया एक अलग सेक्युलर रियासत रही है। इंडिया के अंदर मुसलमानों को ये वादा किया गया था, यकीन दिलाया गया था कि आपके साथ मुकम्मल इंसाफ होगा, आपको सारी वही फैसिलिटीज़ होंगी जो कि हिंदू शहरी को होंगी। 2014 तक इंडिया की जो फ़ौज थी ये सेक्युलर रही, लेकिन अब भजनों पे परेड करवाई जा रही है। इस इंडियन फ़ौज को भजनों पे परेड कराई जा रही है और इसमें ये जो परेड कर रहे हैं, इन सोल्जर्स में मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख सोल्जर्स भी हैं, जिन बेचारों को इंडियन आर्मी ओम जय जगदीश के भजनों वाली ट्यून पर परेड करवा रही है। अब ये मुसलमान सोल्जर, सिख सोल्जर और ईसाई सोल्जर्स यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रहे होंगे भजन करते वक्त कि ये कितनी ही बेशर्मी की बात है। सेक्युलर इंडियन आर्मी के अंदर हम आ गए हैं और परेड कर रहे हैं ओम जय जगदीश वाली भजनों पे। यानी कि अब तमाम अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को बुला के इंडियन फ़ौज मुकम्मल तौर पर हिंदू फ़ौज बन चुकी है। इंडियन एयरफोर्स पहले ही हिंदुत्व एयरफोर्स बन चुकी थी। रफ़ाइल की पूजा हुई है। जब से रफ़ाइल आया है तब से एक नई रवायत शुरू हुई है कि इंडियन एयरफोर्स में जो भी नया हथियार आता है उसकी शस्त्र पूजा होती है। पहले इसकी पूजा होती है। और आपको याद होगा इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी नींबू मिर्ची लगाते हुए और मंत्र फूकते हुए नज़र आए थे रफ़ाइल पे। लेकिन अब इंडियन आर्मी भी इसको फॉलो करते हुए, एयरफोर्स को फॉलो करते हुए वो भी हिंदुत्व की आर्मी बन चुकी है और भजनों पर परेड वहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। और गैर हिंदू जो फ़ौजी हैं, मुसलमान, ईसाई, उन बेचारों को भी इन पे परेड करवाई जा रही है। बल्कि इंडियन फ़ौज का इदारा इनको मजबूर कर रहा है कि आप इस पे भजन गाएं, आप भी गाएं। अगर आप भजन नहीं गाएंगे तो यू आर एंटी नेशनल। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ज़बरदस्ती मुसलमान फ़ौजी भी भजन गा रहे हैं, ईसाई फ़ौजी भी भजन गा रहे हैं बेचारे, और सिख फ़ौजियों से भी भजन गाए जा रहे हैं। यानी हिंदू जो भजन हैं वो ये फ़ौजी भी गा रहे हैं। तो इंडिया का आखिरी ये बचा हुआ जो सेक्युलर इदारा था, बदकिस्मती के साथ ये भी मुकम्मल तौर पर आरएसएस के कंट्रोल में आ चुका है। और हम आपको ये बता दें कि ये भी रिपोर्ट्स मिली हैं कि ये जो जनरल बिपिन रावत हैं, जिनको कई सीनियर्स को बाईपास करके मोदी साहब ने आर्मी चीफ बनाया था, ये भी खबरें आ रही हैं कि ये भी आरएसएस के मेंबर हैं। ओपनली नहीं है, इनका जो इदारा है वो इनको इजाज़त नहीं देता कि सियासी या इस तरह की पार्ट जो पॉलिटिक्स है उसमें आ जाए, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये भी आरएसएस के मेंबर रहे हैं। इनके जो ख्यालात हैं ये भी आरएसएस वाले रहे हैं। और इसके अलावा भी इंडियन फ़ौज के अंदर मजहबी बुनियाद पर, यानी हिंदुत्व की बुनियाद पर और गैर हिंदुत्व की बुनियाद पर कई डिवीजन्स बन चुकी हैं, पॉलिटिसाइज हो चुकी है इंडियन आर्मी। और इसकी भी कई धड़ेबंदियाँ इसके अंदर हो चुकी हैं। आपस में ही बहुत बड़ा एक फसाद क्रिएट हो चुका है इंडियन आर्मी के अंदर, मज़हब के नाम पर और इसके नाम पर।
ज़ात पात बिरादरी के नाम पर, और वहाँ पर दलितों के साथ वहाँ पर भी एक कई तरह के नाइंसाफ़ियों की खबरें भी आती रही हैं, और जो मुसलमान फ़ौजी हैं उनको तो जानबूझकर पीछे किया जा रहा है। लेकिन ये जो चीज़ हुई है कि अब भजन स्टार्ट हो चुके हैं प्रॉपरली, ये पहले कभी नहीं हुआ था इंडियन फ़ौज के अंदर। ये आखिरी चीज़ थी जो बची हुई थी। अब उसमें भी मोदी साहब के नेतृत्व में इंडियन फ़ौज घुस चुकी है और मुकम्मल तौर पर अब ये हिंदुत्व की फ़ोर्स बन चुकी है।